नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर दिल पर हाथ रखकर और गहराई से अगर आप सोचें कि विपक्ष का वो नेता कौन था या कौन है जिसने मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा रिस्क लिया, सबसे ज्यादा जोखिम उठाया, और अगर आप ईमानदारी के साथ सोचेंगे तो बेशक वो नेता नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार की कोई सरकार नहीं जा रही थी। अमित शाह, मोदी नीतीश कुमार की बिहार में सरकार नहीं गिरा रहे थे। सच ये है कि नीतीश कुमार ने मोदी से दामन छुड़ाने के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि नीतीश कुमार एनडीए में पहले ऐसे नेता थे, वाहिद ऐसे नेता थे जिन्होंने पहली बार हिम्मत करके मोदी की तानाशाही के खिलाफ पहला बिगुल फूंका और सबसे बड़ा जोखिम उठाया। लेकिन नीतीश का ये जो रिस्क था, उनका ये जो कदम था, मुझे लगता है कि उन्हें अपोजिशन की, विपक्ष की उतनी मदद नहीं मिली जितनी मदद की उम्मीद नीतीश कुमार को खुद थी। और या ये हो सकता है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं नीतीश को अंडरमाइन किया, कम करके आंका। या ये भी हो सकता है कि विपक्ष के जो युवा नेता हैं, इनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि अगर कोई भी नेता आज की तारीख में हिंदुस्तान में मोदी को टक्कर दे सकता है, मोदी से भिड़ सकता है हिंदी बेल्ट में, तो वो नीतीश कुमार है। और शायद उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि मोदी अगर किसी से घबराते हैं तो वो नीतीश कुमार है। दोस्तों, आज मैं दो बेहद मुश्किल सवालों के जवाब रखने जा रहा हूं, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स और फिगर के आधार पर। पहला सवाल ये कि मोदी डरते क्यों हैं नीतीश कुमार से? क्या वाकई डरते हैं? इसका जवाब। और दूसरा, अगर विपक्ष ने टोटल सपोर्ट, सारे विपक्ष ने मिलकर अगर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया, टोटल सपोर्ट दिल से नहीं दिया, तो यकीन मानिए, तारीख लिख लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, आज मैं आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए बिहार भी ले चलूंगा कि सही आकलन हो, निष्पक्ष और बेखौफ आकलन हो सिचुएशन का। और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर नीतीश आज की तारीख में विपक्ष की मजबूरी क्यों है, वो विपक्ष जो उनको कम करके आंक रहा है, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन पहला सवाल जो मेरा था कि मोदी जी नीतीश कुमार से क्यों घबराते हैं, वो क्यों इनका नाम सुन के सहम जाते हैं? ऑब्सेस्ड अंग्रेजी में वर्ड है, ऑब्सेशन क्यों है मोदी को नीतीश कुमार के नाम से? मैं उस पर आ रहा हूं। और ये बताने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि नेता तो बहुत हैं इस देश में, बड़े बड़े नेता हैं। कई पुरानी, दशकों पुरानी पार्टी के नेता हैं, कोई बहुत ही बाहुबली नेता हैं, कोई पैसे से बहुत मजबूत नेता हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके पास 5-5 हजार करोड़ की संपत्ति है, कुछ परिवार की पार्टियां हैं, लेकिन सबकी दुखती रगें हैं। वो दुखती रगें जहां पर ईडी, सीबीआई कहीं भी जाके दस्तक दे सकती है घर पर। और यही जो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है वो अमित शाह कर रहे हैं, जिसके शिकार आप देखते हैं किस्त दर किस्त तमाम नेता होते रहते हैं। लेकिन मजाल है नीतीश कुमार पर अमित शाह तैयार के देख सके या नीतीश कुमार का कुछ बिगाड़ सके, अभी वो नौबत नहीं है। उसकी वजह है। और मैं वजह, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो समझ आ जाएगा कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी क्या है अगर हम नीतीश और मोदी की तुलना करते हैं। और पहला अगर आप देखेंगे बिंदु, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी में हो सकता है कोई अडानी, कोई अंबानी, उसका जहाज, उसका जेट मोदी जी के दामन पर दाग लगा सकता है। नीतीश का जो आप कह सकते हैं जो राजनीतिक पूरा करियर है, 3-4 दशकों से ज़्यादा का, मोदी से लंबा करियर, कलंक नहीं है उस पर, सत्यनिष्ठा और एक ईमानदार छवि। और तीसरी बड़ी चीज़, कोई मुकदमा नहीं, कोई एसआईटी नहीं, कोई सीबीआई की जांच नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जहां बीबीसी से लेकर हर मीडिया
जहां ग्रिल कर रही हूं नीतीश कुमार को। मोदी के साथ ऐसा हुआ है, बचते बचते बचे हैं वो। कई बार ऐसे मौके थे कि अगर रंधा रख दिया गया होता तो मोदी जेल भी जा सकते थे, लेकिन नीतीश के साथ ऐसा नहीं है। चाहे वो कोई दंगे की बात हो, या कोई किसी की जासूसी की बात हो, किसी के एनकाउंटर की बात हो, कोई विवाद हो, नहीं है नीतीश कुमार पे कोई मुकदमा नहीं। परिवारवाद की बात, मोदी जी के तूने तो शादी ही नहीं करी या अधूरी शादी थी, नीतीश कुमार की शादी भी है, उनका बेटा भी है। परिवारवाद नहीं है, बेटा है, साथ रहता है, परिवारवाद का आरोप नहीं है। नफरत की राजनीति नहीं करी, बीजेपी में रहे, भाजपा में रहे, हिंदुत्व की राजनीति से के साथ चलते रहे। हिंदू मुसलमान नहीं किया नीतीश कुमार ने। वो मज़ार पे चादर चढ़ाने भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, एक साथ निष्पक्ष। अनुभव की जहाँ तक बात है तो बीमारू राज्य को ऊपर लाने की कोशिश की। हाई जीडीपी स्टेट में नहीं थे कभी भी, वो लोएस्ट जीडीपी स्टेट में थे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। जितने भी माफिया थे जेल भेजा है। ये नीतीश कुमार का एक, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनका एक ये रोल रहा है, उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है, जो हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने ज़रूर चाबी देकर उसको कहीं ना कहीं कम किया हो। बेहतर अनुभव के साथ साथ ओबीसी में एक बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है और हिंदी पट्टी के अच्छे नेता हैं। उनकी मदर टंग भी हिंदी है और भाषण जब देते हैं तो अच्छा देते हैं, मोदी से कमतर नहीं देते। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया उनके भाषण सुनाती नहीं है, दिखाती नहीं है। अब दोस्तों, मैंने तो कोशिश करी कुंडली खोलने की कि आप देखें, आपकी आंखें खुलें, लेकिन सवाल है कि विपक्ष की आंखें क्यों नहीं खुली? विपक्ष ने क्यों नहीं इस बात का एहसास किया कि भाई वाकई एक ऐसा नेता है जो काउंटर कर सकता है मोदी की पॉलिटिक्स को, मोदी की छवि को, सबको साथ लेके चल सकता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो कुछ महीनों से थोड़ा सा लाई लो कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं खामोश हैं, इस खामोशी के पीछे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर नीतीश खामोश रहे, चुप रहे, या उनको वो तवज्जो नहीं मिली, इंपॉर्टेंस नहीं मिली, कुछ कारण, जैसे भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट में, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि जब वो मोदी को छोड़कर या छुड़ाकर जब वो आए यूपीए में, उसी वक्त भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो रही थी। तो जो प्रोजेक्शन यूपीए को करना चाहिए था, कांग्रेस को करना चाहिए था, कांग्रेस खुद ही अपने लीडर की इमेज को प्रोजेक्ट करने में लग गई। और खासकर जयराम रमेश हों या दिग्विजय सिंह हों, इन्होंने फिर राहुल गांधी को कहा कि नहीं, पहले आप यात्रा पूरी करिए, नीतीश जैसे लोग आते रहेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा रही और नीतीश को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी या तरजीह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। दूसरा, मुलायम सिंह जो उनके बड़े खास थे, समाजवादी धारा के थे, मुलायम सिंह का निधन हो गया। तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक आघात था। उधर लालू जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनकी किडनी फेल हो गई, उनको जाना पड़ा सिंगापुर, और ये सारी चीज़ें रहीं। और इन सब के बीच गुजरात का एक बड़ा निर्णायक चुनाव बीच में आ गया, और भी कई चुनाव है। तो कुल मिलाकर नीतीश ने जब मोदी को छोड़ा और अपने आप कह सकते हैं कि करियर की सबसे बड़ी बाजी खेली या सबसे ज़्यादा रिस्क लिया उन्होंने अपोजिशन में, उसी वक्त कई चीज़ें हो गई और इसकी वजह से हमको ऐसा लगा कि नीतीश जो हैं वो हाशिए पे आ गए, लेकिन ऐसा है नहीं। नीतीश हाशिए पर आने वाले नेता नहीं है, ऐसा उनका डीएनए नहीं है। अब दोस्तों, कांग्रेस जो है नीतीश कुमार के लिए लाल कालीन, रेड कारपेट रोल करे या ना करे, या शरद पवार उन्हें बार बार फ़ोन करें ना करें, या सीताराम येचुरी उनसे मिलें या उनकी राह देखें नीतीश कुमार की, अब ये होता है नहीं होता, इसकी अब नीतीश को बहुत ज़्यादा परवाह नहीं। नीतीश बाबू अकेले अपने सफ़र पे निकल चुके हैं, जहाँ कुछ नए तुर्क उनके साथ हैं, युवा तुर्क हैं, जिसमें तेजस्वी खुद हैं, हेमंत सोरेन हैं, उसमें अखिलेश यादव से भी बातचीत हो रही है, जयंत चौधरी भी हैं, ज़्यादातर समाजवादी धारा के सारे नेता हैं। और नीतीश की जो स्ट्रैटेजी है वो है यूपी और बिहार, भाजपा साफ, यही है उनकी स्ट्रैटेजी। और इसलिए है क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 134 सीटें इन स्टेट्स में, इसमें पिछली बार 2019 में मोदी जी ने बिहार में 40 में से 39 सीट ले ली,
यूपी में 80 में 64, जिसमें 2 अलाइस की सीट थी, और झारखंड में 14 में से 12 सीट ले गए, यानी 134 में 115 सीट जो है वो बीजेपी ले गई थी, एनडीए ले गई थी, एनडीए के बूते पे ले गई थी बीजेपी। 134 में 115, अगर आप इसको देखें तो ऐसा लगेगा कि जीत का जो सेहरा है वो बिहार और यूपी से ही मोदी के सर चढ़ा और बंधा। इसी को रोकना चाहते हैं, इसी सेहरे को उतारना चाहते हैं, और जैसे कि प्रण कर लिया हो। और वो स्ट्रैटेजी है जिस पर मैं आपसे जाहिर तौर पर जब ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट लूँगा तो उस पर मैं बात करूँगा कि क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार। और भले ही सारी अपोजिशन साथ आए या ना आए, नीतीश कुमार ने रिस्क ले लिया है, और उनका जो डीएनए है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बैकफुट का डीएनए नहीं। आगे बढ़ गए सो बढ़ गए। अब जाहिर तौर पर जो बाजी खेलने नीतीश कुमार जा रहे हैं, इससे बड़ा खतरा है गुजरात लॉबी को, मोदी को, अमित शाह को। और ऐसा सुनने में आया है कि अमित शाह एक बार फिर से बिहार पर सक्रिय हो गए, बार बार बिहार जा रहे हैं, उनकी कोशिश है। ईडी और सीबीआई को भी सक्रिय कर दिया। कोशिश ये है कि एक झटका और जो है जनता दल को दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, इस तरह के नेताओं के ज़रिए कुछ चालें चल रहे हैं भाजपा के चढ़ के। लेकिन क्या होगा, ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि वाकई नीतीश कुमार क्या राजनीति की धारा बदलने जा रहे हैं, भले ही बड़ी पार्टियां जो विपक्ष की हैं उनके साथ आएँ या ना आएँ। चलते हैं सीधे बिहार ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट। बिहार में इस तरह की चर्चा है कि एक बार फिर अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से हथौड़ी चलाएं जनता दल यूनाइटेड पे और नीतीश को कमजोर करें। इसलिए आरसीपी सिंह, जो नीतीश के पुराने सहयोगी थे, अब अलग हो गए, अब बीजेपी की गोद में बैठे हैं। वो पटना में हैं, जमे हुए हैं, तमाम जनता दल यूनाइटेड के कुछ नाराज विधायकों के संपर्क में हैं। और इधर उपेंद्र कुशवाहा, जो साथी हैं, साए की तरह चल रहे थे नीतीश कुमार, वो भी नाराज हैं और वो एम्स में भर्ती हैं आजकल। और वहां भी बीजेपी के लोग चोरी छुपे जा रहे हैं, बल्कि फोटो भी डाल रहे हैं। तो क्या मैं इसको ये समझूं कि बीजेपी पटना में सेकंड पार्ट ऑपरेशन का शुरू करने जा रही है, ऑपरेशन लोटस का दूसरा पार्ट, फिर से कमजोर करना है जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश को कमजोर करना है? क्या अपडेट है आपके पास? दीपक जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक न तो उपेंद्र कुशवाहा और न ही आरसीपी सिंह, किसी के पास भी एक भी एमएलए आज की तारीख में नहीं है। लिहाजा जनता दल यूनाइटेड को स्प्लिट कर देने वाली बात ये मिथ्या लगती है। कोई एक व्यक्ति खुद पार्टी छोड़कर चला जाए, ऐसा हर चुनाव में होता है, हर दल के साथ होता है। चुनाव करीब आते हैं तो इधर से उधर स्विच करना, उधर से इधर स्विच करना चलता रहता है। रही बात नहीं, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी में चर्चा है दिल्ली में कि साहब देखिएगा नीतीश जी का क्या होता है। नीतीश जी का फिलहाल कुछ नहीं होगा। नीतीश जी का तभी कुछ हो सकता है जब राष्ट्रीय जनता दल खुद से सरकार को गिराना चाहे, डिस्टेबलाइज करना चाहे। नहीं, और लेकिन ये सब जानते हैं कि लालू यादव का जो कन्विक्शन है, उनका जो पॉलिटिकल कन्विक्शन है, वो सेकुलरिज्म के प्रति हमेशा से रहा है। और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बिहार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के किसी भी मूव को लालू यादव का परिवार समर्थन देता हुआ दिखाई दे। तो फिर एक चीज बताइए कि 22 फरवरी को सुन रहे हैं कि अमित शाह फिर वाले हैं वहां पटना 22 तारीख को। वो देश के गृह मंत्री है, जाएंगे, जाना भी चाहिए। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात आपने कही है, नहीं, लेकिन अमित शाह बार बार पटना क्यों जा रहे हैं, बिहार क्यों जा रहे हैं अमित शाह लगातार? और वहां ना सिर्फ अमित शाह जाते हैं, बंद कमरों में बातचीत होती है। और हमको तो ये भी पता है कि बहुत से ऐसे लोग जो संपर्क सूत्र हैं जनता दल में और बीजेपी में, वो अमित शाह से मिलते हैं, वहां पर उनको मिलवाया जाता है। तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। दीपक जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ने वाले थे, क्या आपके ऐसे किसी भी संपर्क सूत्रों ने आपको बताया था मेरे सिवा कि ऐसा होने नहीं, वाला है? आपने खबर ब्रेक करी थी इसी में आपकी जी, पिछले साल, तो खबर सबसे बड़ी खबर आपने ब्रेक करी थी। मैं इसीलिए आ रहा हूँ अभिषेक, जी, मैं इसीलिए आपसे सच जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। सच यही है कि अमित शाह अपनी पार्टी के इंजन की ओवरहॉलिंग के लिए जा रहे हैं। इधर कांग्रेस जो है, कांग्रेस पहले बहुत जो थी इस्तकबाल कर रही थी नीतीश बाबू का। उसके बाद नीतीश जी जब पहली बार सोनिया गांधी से मिलने आए, राहुल गांधी से मिलने आए,
तो हम लोग ये सुन रहे थे कि कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करेगी, यूपीए की तरफ से प्रोजेक्ट करेगी, मोदी से लड़ाने के लिए प्रोजेक्ट करेगी, और कहीं ना कहीं उनको संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से बड़ी छोटी सी मुलाकात हुई, बहुत ही, मतलब हम लोग सोच रहे थे 1-1.5 घंटे की मुलाकात होगी, लेकिन 10-15 मिनट में मुलाकात खत्म हो गई और उसके बाद दूसरी मुलाकात हुई नहीं। ये जो सिलसिला है कि कांग्रेस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में लग रही है, क्या नीतीश बाबू को अंडरमाइन कर रही है, आपको ऐसा लगता है? और क्या नीतीश में कुव्वत है कि भले ही कांग्रेस उनको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ना करे, वो अकेले दम पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जहां 134 सीटें हैं? जो कई दिनों से सवाल उठ रहा है, खासकर केसीआर की रैली के बाद से, उसके बाद मेरी जेडीयू में डिसीजन मेकिंग में जिनका अहम रोल होता है, उनमें से एक नेता से मेरी बात हुई। सार्वजनिक करना उनका नाम बहुत उचित नहीं है, लेकिन नहीं, मैं हाँ आपको बताइए। बता दूं क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए अभिषेक जी, जो बातें हैं वो यही है कि चाहे कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बने या कोई देवेगौड़ा मॉडल सरकार बने केंद्र में, जो भी बने, मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूं कि जो भी सरकार केंद्र में बने, उस सबके अपने नंबर आएंगे दिल्ली, उसके बाद तय होगा। अब ये तो नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी 272 ला रही है, 136 भी लाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सब दिल्ली बैठेंगे, उसके बाद तय होगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनेगा, सरकार में गठबंधन को कौन लीड करेगा और सरकार को कौन लीड करेगा। और इन सब के बीच एक चीज आपको जान लेना चाहिए, और आप संभवतः जानते भी होंगे, कि इस गठबंधन को फिर से कराने में, लालू यादव और नीतीश कुमार को फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लाने में, जिस एक पॉलिटिकल यूनिट की सबसे बड़ी भूमिका रही है वो है लेफ्ट फ्रंट। दीपांकर भट्टाचार्य का बयान कल आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद से सीधे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो नीतीश की छवि तो उनसे ज्यादा साफ सुथरी है। तो उस बयान के आईने में इस चीज को देखने की हम कोशिश करें कि दरअसल हो क्या रहा है। कुछ लोग केसीआर की एक रैली सवाल के मैं बाद, अभी आऊंगा, एक सवाल मैं कांग्रेस पर भी आऊंगा, जी और मैं उत्तर प्रदेश पे भी आऊंगा, कुर्मी वोट की भी बात करूंगा, नीतीश पर भी बात करूंगा। मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप बरसों बरस से नीतीश बाबू को देख रहे हैं, एक तरह से स्कॉलर हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, नीतीश कुमार को समझते हैं, और आप मोदी को भी देख रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सा इनफॉर्मल है, आपसे अगर मैं कहूं कि नीतीश और मोदी में कौन ईमानदार है, किसकी राजनीति बेहतर है, जहां तक एक गरीब मुल्क की हम बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो नीतीश को आप कहाँ खड़ा पाते हैं और मोदी को कहाँ खड़ा पाते हैं? ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रिटी की बात। जी, इसमें जहां तक ईमानदारी और इंटीग्रिटी की बात आपने की, तो ईमानदारी के साथ साथ जो इंटीग्रिटी वर्ड आपने यूज किया, उस इंटीग्रिटी के दायरे में सेकुलरिज्म भी आता है। नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो 100 नंबर में 80 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने की है, कि उसी में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जाए। नीतीश कुमार की कोशिश है कि, या वो हमेशा से होती है, कि 100 नंबर में 100 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए, यानी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जिस राज्य के मुख्यमंत्री से दिल्ली पहुंचे थे, वो देश का एक विकसित राज्य था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको याद हो, लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में कही थी कि विकसित प्रदेश के विकास का तो कोई भी विकास कर सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल यही बात नीतीश कुमार के ऊपर लागू होती है कि नीतीश कुमार ने डबल डिजिट ग्रोथ किसी राज्य का अचीव किया भारत सरकार के आंकड़ों में, तो बिहार के लिए किया। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे जो कई सारे पायदान पे एक पीछे चीज था। और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए, प्रशांत किशोर घूम घूम के कह रहे हैं अपनी यात्रा में कि नीतीश ने सब चौपट कर दिया, नीतीश को कोई आज सुनने वाला नहीं है, नीतीश तो अब जो है बुझे चिराग हैं। मैं प्रशांत किशोर के पीछे कौन है उस पर सवाल नहीं पूछना चाह रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या ये वो भी एक एजेंडा है? देखिए, प्रशांत किशोर अपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं हुई है। वो जनता दल यूनाइटेड में गए, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर वहां से हटे, फिर उसके बाद दूसरी जगह उन्होंने जगह तलाशने की कोशिश की। जब कहीं उन्हें जगह नहीं मिला तो फिर अपने होम स्टेट में, बिहार में गांव गांव वो दौरा कर रहे हैं, एक एक जिले में 20-20 दिन, एक एक महीने रुक रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की सियासी संभावनाएं एनजीओ वर्कर की तरह है, उनके साथ पॉलिटिकल लोग नहीं जुड़ रहे हैं, और जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं नहीं, जुड़ेंगे मैं तब पूछ रहा हूँ तक नीतीश बाबू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नीतीश कुमार पर जब तक अटैक वो नहीं करेंगे तब तक उनकी सियासी जमीन बनने की संभावना कहां से बनेगी। जो सत्ता में है
उसी पर अटैक किया जाता है ना, कि इतना क्या बड़ा बिहार वोट की बैंक यात्रा पूरी करने के बाद, बिहार का मिजाज समझने के बाद, उसकी नब्ज पकड़ने के बाद, क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश, झारखंड यानी बिहार के बाद वो कूच करने वाले हैं? कब करने वाले हैं? आपको क्या लगता है उनका असली कैंपेन कब स्टार्ट होगा 2024 को लेकर, या मोदी के विरोध में? जब अखिलेश यादव चाहेंगे तभी स्टार्ट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके रथ के सारथी अखिलेश यादव होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी का स्टेक वहां पर अखिलेश यादव के वोटों को, उनके जनाधार को बूस्ट करने के लिए है, जो विपक्ष को मजबूत करेगा। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में अकेले दम इस हालत में नहीं है कि वो आकर के योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर ले, लेकिन नीतीश कुमार जिसके साथ जुड़ जाएंगे उसकी ताकत में काफी इजाफा कर देंगे, ये बात जरूर है। जाति क्या जनगणना हम का मुद्दा इसको देख रहे हैं। क्या हम ये माने कि आने वाले समय में अखिलेश, नीतीश कुमार, और साथ में फिर आरएलडी के जयंत चौधरी और बाकी जो युवा नेता हैं, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, ये सब इकट्ठे होंगे और कहीं ना कहीं जो आखिरी प्रयास या भगीरथी प्रयास है नीतीश कुमार का मोदी के अगेंस्ट में, क्या ये सारे जो युवा तुर्क हैं, छत्रप नेता हैं, क्या ये नीतीश कुमार के साथ आएंगे? और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो 8-9% कुर्मी वोट है, सेंटर टू ईस्ट यानी मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या उसको पाने के लिए या बीजेपी से उसको खींचने के लिए, कुर्मी वोट को खींचने के लिए, क्या ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, इलाहाबाद से या कहीं और सीट से, और मोदी को काउंटर करें? अखिलेश यादव के साथ अगर ऐसी सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहेंगे। जब गुजरात का कोई नेता आकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकता है, तो पड़ोस का नेता कोई 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर से आकर क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? और कौन नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश की जमीन से चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचे, खास करके तब जब उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को अब पूरा करने का वक्त काफी करीब आता हुआ उस नेता को दिख रहा हो। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है, इसमें कुछ नया नहीं है। फूलपुर की चर्चा हुई, फतेहपुर की चर्चा हुई, तमाम तरह की चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं को बल कहां से मिला? इन चर्चाओं को बल मिला नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद। लेकिन इन चर्चाओं पर अचानक विराम क्यों लगा? इन चर्चाओं पर अचानक विराम इसलिए लगा कि बीच में मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक अलग तरह के मोड में चली गई। सबसे बड़े इंस्पिरेशन जो सपा के थे, उससे निकलने में थोड़ा सपा को टाइम लगेगा। और लोकसभा चुनाव में भी अभी समय है। जाति जनगणना का 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा बिहार में। वो आंकड़ा सामने आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उत्तर प्रदेश की सियासत बदलेगी। चलिए एक चीज और बता दीजिए चलते चलते अगर जैसा आप बता रहे हैं और एक सिनेरियो बनता है जहां आम आदमी पार्टी को अखिलेश 4-5 सीट दे देते हैं, जहां पर 2-3 सीटें प्रतीकात्मक तौर पर नीतीश कुमार को देते हैं, फिर उनके साथ आरएलडी है, उनके साथ अनुप्रिया पटेल की बहन जो कृष्णा पटेल हैं और पल्लवी पटेल है वो भी हैं, और भी कुछ नेता उनके साथ हैं, क्या ये अगर कॉम्बिनेशन बनता है और एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ तेजस्वी और नीतीश बिहार में एक साथ एकजुट हैं, और इधर अखिलेश भी आते हैं और कुछ लोग आते हैं, ये एक फ्रंट बनता है यूपी और बिहार में, तो क्या हम ये माने कि एक मोदी जी के लिए एक ये मुसीबत बनेगा? और जैसा लोग कहते हैं कि यूपी और अगर बिहार मिल जाए तो भाजपा साफ हो जाए, अगर जनता दल एक साथ आ जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को माइनस अलायंस पार्टनर, आज की तारीख में आप इन तीनों राज्यों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा सदस्यों की संख्या देखें 2019 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो 91 है। 134 में 91 बीजेपी की है, अलायंस अलग से। तो इन 91 की संख्या में तो गिरावट होनी है, और इन 91 की संख्या में कितनी गिरावट होगी और कितनी गिरावट की जा सकती है, कितनी संभावना है, उस संभावना को आकार लेने के लिए, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या हेमंत सोरेन हो या तेजस्वी यादव हो या जयंत चौधरी हो, सबको नीतीश कुमार की जरूरत है। जी, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि नीतीश कुमार के बिना कुछ हो सकता है इन तीनों राज्यों की राजनीति में। अब दोस्तों फैक्ट और फिगर भी आपने देख लिए, बिहार से अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने जान ली, एक तरह का आपको पर्सपेक्टिव मिल चुका है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को भी रियलाइज़ करना चाहिए, अखिलेश यादव को भी रियलाइज़ करना चाहिए, जयंत चौधरी उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए, शरद पवार हैं लेफ्ट पार्टी, सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस बंदे में कुव्वत तो है, मेरिट तो है, क्वालिफिकेशन तो है कि ये रोक सकता है,
बाकी में वो क्वालिफिकेशन नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी कि अगर कोई शख्स मोदी के रास्ते में बैरियर बन सकता है तो ये नीतीश कुमार ही। अब देखते हैं कैसे अपोजिशन करती है, क्योंकि अभी तो 14 महीने हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो ये आज का वीडियो था। कमेंट्स और अपने रिएक्शन ज़रूर भेजिए। इस वीडियो को शेयर करिए। गोदी मीडिया इस तरह की वीडियो कभी नहीं दिखाएगी, आपसे छुपाएगी, बल्कि आपको भ्रमित करेगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, जो भी आपके नातेदार हैं उनके साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।